हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री असीम अरूढ़ जी हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी जब मैं बात कर रहा था और बात में शुरुआत जहां से मेरी हुई थी आपके साथ में, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। पहली बार आपसे मुलाकात एज ए कमिश्नर आप कानपुर लगे हुए थे और पहली कमिश्नरेट थी उत्तर प्रदेश में। जब कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी तब आपको कानपुर का कमिश्नर बनाया गया था। उस दौरान मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। एक आईपीएस अफसर के तौर पर आपका जो रुतबा, आपका जो सिस्टम था, या एक पुलिसिया व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए, वो देखने को मिला मुझे जब मैं आपसे मिला था उस दौरान। और आज हम जब मिले हैं तो आप एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं। आप विधायक कन्नौज से हुए और उसके बाद आप समाज कल्याण मंत्री हैं। तो जोरदार तालियां एक बार फिर, क्योंकि सफर एक आईपीएस ऑफिसर को अचानक बदलाव का मूड हुआ और उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। तो पहला सवाल तो यही है कि वो घटनाक्रम क्या था कि एक अच्छी पोस्ट पर, कमिश्नर एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, कई आईपीएस अफसरों का सपना रहता है, और पहली कमिश्नरेट मिले उनको और अचानक वो राजनीति में चला जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या घटनाक्रम था, मैं वो समझने की पहले कोशिश करूंगा आपसे। घटनाक्रम केवल 8 दिन का था और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत गहरी ताकत है। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख नए लीडर्स तैयार करने, ऐसे लीडर जिनके परिवार में कोई राजनीति में अब तक ना रहा हो। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात अब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा इस बात के लिए काम करता है कि कैसे नए लोग को जोड़ा जाए, उनके अनुभव के लिए, वो विविधता जो लेकर के आएंगे। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य कि एक पहले सुझाव दिया, फिर थोड़ा धक्का दिया, फिर जोर से धक्का दिया। मेरे मन में बहुत सी शंकाएं थी कि मैं राजनीति नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरी योजना और कल्पना में भी नहीं था। लेकिन यही असली नेतृत्व होता है जो हमको संतुष्ट करे कि अपने बारे में जो हम सोच रहे हैं, जो योगदान हम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा योगदान कर सकते हैं, इसके लिए तैयार करें। और मैं अकेला नहीं हूँ। रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी मेरे बैच के ही हैं, सिविल सेवा से बहुत से लोग हैं, बिजनेस से हैं, मीडिया से हैं, बहुत से शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो जितनी विविधता ऐसे पार्टी को मिलती है उतनी ज़्यादा ताकत मिलती है, और मैं भी उसका एक छोटा सा उदाहरण हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी खबर थी उस दौरान की जब ये नाम की घोषणा हुई थी कि असीम अरूढ़ जी कन्नौज से कैंडिडेट हैं बीजेपी से। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका मंत्रालय बहुत अहम है। अहम क्यों है, उसका कारण यह है कि समाज कल्याण, जब इनिशियल डेज की बात होती है, जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब कोई भी राजनीतिक मुद्दा शुरू होता है, कोई भी बात की जाती है, कोई बजट भी आता है, तो सबसे पहले गरीब शब्द आता है। तो यह कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। चाहे वृद्धा पेंशन हो गई, चाहे स्कॉलरशिप हो गई, ये तमाम चीजें आपके सिस्टम से निकलती हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि पिछली सरकारों में जो काम नहीं हो पाए और जो काम गलत किए गए, आपने उसमें क्या नया योगदान किया है अब तक? आपसे बिल्कुल सहमत हूं मैं। समाज कल्याण विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आसान शब्दों में डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है। ये समाज कल्याण विभाग का काम है कि कोई व्यक्ति पीछे ना छूट जाए इस यात्रा में, कोई डिब्बा पीछे ना छूट जाए। दोनों चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। और इसके लिए आप देखते हैं जितनी भी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की हैं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं कि ग्रोथ तेज होना है, लेकिन सबको साथ लेकर के चलना है। कुछ अर्थव्यवस्था की ऐसी थ्योरी हैं जो बोलती हैं कि पहले एक चरण आता है जिसमें कि ग्रोथ तेज होगी और अमीरी गरीबी थोड़ी बढ़ेगी और बाद में जाके वो ठीक हो जाएगी। हम ऐसा विश्वास नहीं करते। हम मानते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश को हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस 1 ट्रिलियन में हर परिवार की आय 4 गुना 5 गुना बढ़नी चाहिए, तब हम अपने उद्देश्य में सफल हैं। केवल एक बड़ा डेटा सेंटर कहीं पे लग गया जिसमें 10 लोग काम करते हैं और उससे पैसा आने लगा, जीएसटी आने लगी, वो भी अच्छा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमको हर परिवार की, चाहे वो मुर्गी पालन से हो, चाहे बकरी पालन से हो, चाहे एक ई रिक्शा लें, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी खोलें, जो काम करना है सबको साथ लेके चलना है। ये पूरी सरकार की नीतियां हैं। विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग की अगर बात करूं तो ये बहुत डायरेक्टली ऐसे परिवार जैसे कि वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको सीधे मदद करती है। 1,000 रुपये महीने की पेंशन उनके खाते में
डाल करके। अब आपने जो सवाल पूछा उसका सीधा जवाब कि पिछली सरकारों में जो काम हुआ अब हम उसको और अच्छा कैसे करें। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें पिछली सरकारों ने 2 गलतियां की। एक, बहुत से ऐसे वृद्धजन हैं जो इस नेट से बाहर हैं, छूट जा रहे हैं। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मृतक हो गए, उनके नाम पे अभी भी खाते में पेंशन जा रही है। इसको ठीक करने के लिए आदरणीय योगी जी ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा फैमिली आईडी। राशन कार्ड के डेटाबेस के आधार पे सरकार को पता है कि आज की डेट में कितने वृद्धजन पेंशन के पात्र हैं। तो जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जैसा चुनाव में हमने कहा था मोदी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी के साथ में उन सब लाभार्थियों को, संभावित लाभार्थियों को हम लोग सीधे अब पेंशन खाते में डालने वाले हैं और ये संतृप्तिकरण, सैचुरेशन मोड पे आ जाएगा। आवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमको पता है कौन पात्र है तो हम सीधे उनको मैं इसमें बीच में रोकूंगा क्योंकि मुझे ध्यान आया अभी कि मैं अलग अलग प्रदेशों के दौरे पर रहता हूं, लोगों से बात करता हूं, वहां के मंत्रियों से बात करता हूं, तो कहीं किसी सीनियर आईएएस अफसर ने, किसी स्टेट का नाम शायद मध्य प्रदेश था, उन्होंने इस योजना का शायद जिक्र ऐसी कोई योजना का किया था कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा इनिशिएट हुआ है और वो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जिससे नीचे स्तर तक जो भी खामियां हैं उसको दूर। तो आई थिंक ये वृद्धावस्था पेंशन की ही बात उन्होंने कही थी। जी यही बात कह रहे होंगे। थोड़ा सा तकनीकी, लेकिन मैं आसान शब्दों में कहूं तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी हो ये रहा है कि कोई किसान सम्मान राशि लेता है तो वहां जाके अपना केवाईसी कराता है, फॉर्म भरता है। बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा है तो वहां जाके कराता है। तो जितनी भी योजनाएं हैं, बार बार इस काम को करना पड़ता है। अब फैमिली आईडी के जरिए एक बार एक परिवार की इनकम यानी आय, अगर जाति के आधार पे लाभार्थी हैं तो जाति, उसके सदस्य, ये सब स्थिर हो जाएगा। अब जिसको भी जिस योजना का लाभ लेना है उसको A to Z पूरा नहीं करना पड़ेगा, उस योजना में जाएंगे, एक तरीके से एक ई पासपोर्ट उनका हो जाएगा सरकार द्वारा कि हमने आपका पूरा चेक कर लिया एक बार। अब जिस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, ये एक फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर छोटी छोटी इमारतें अलग सॉफ्टवेयर की हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट की हैं। तो दोनों काम होंगे। एक तो जो हमने गारंटी ली थी कोई छूटेगा नहीं, अब गारंटी के साथ हम हर घर तक पहुंचेंगे। और दूसरा, कुछ चीजें गारंटी से आगे की होती हैं, जैसे किसी को सीएम युवा का लोन दिलाना है जिससे कि अपना काम कर पाए। ये हमने गारंटी नहीं ली कि सबको देना है, ये हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इसको लीजिए। लेकिन इस सॉफ्टवेयर से, इस डेटाबेस से हमको मालूम है कि इतने बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में ग्रेजुएशन किया, 12वीं की पढ़ाई की, ITI किया। अब उनको हम सीधे रीच आउट कर सकते हैं कि ये हमारी योजना है, इसका बेटी, इसका बेटे आप लाभ ले सकते हो। तो जिस गति के साथ प्रदेश बढ़ रहा है वो गति भी और बढ़ेगी। पैसे का अगर कोई दुरुपयोग होने की संभावना थी, फ्रॉड की संभावना थी, उसको भी हम लोग जड़ से दूर करेंगे और सोशल सेक्टर को बिल्कुल नई उड़ान देंगे। क्या बात है। क्योंकि आप IPS अफसर रहे हैं तो मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल बनता है सभी से। मैं अधिकतर जब भी सेशन लेता हूं और कोई IPS अफसर बैठता है तो मुझसे सवाल पूछता हूं, और आप तो पूर्व हैं और अभी राजनीति में हैं, क्योंकि लगातार विपक्षियों की तरफ से तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लगातार कहा जाता है कि सरकारें काम नहीं कर रही, यहाँ ये घटनाएं हो गई, कानून व्यवस्था नहीं है। तो आप किस हिसाब से रेट करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, क्योंकि आप खुद एक IPS अफसर रह चुके हैं? मैं आपको कानून व्यवस्था सुधर गई इसके बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं, आते ही आंकड़े, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभव होता है। जब मैं पुलिस की नौकरी में आया था और जब तक योगी जी का सेवा काल नहीं शुरू हुआ, मैं सबसे पूछूंगा आपके व्यूअर से भी, उत्तर प्रदेश में 2 चीजें आपको जरूर दिखती होंगी। एक, जब आप सड़क पे, हाईवे पे जाएं तो पुलिस बैरियर लगा करके रोकती थी, और जब 50-100 गाड़ियां रात को हो जाती तब उनको आगे छोड़ती थी। हम लोग उसको कॉन्वॉय लगाना बोलते थे। सबको याद होगा ऐसा होता था। पिछले 7 साल में किसी ने उत्तर प्रदेश में कहीं कॉन्वॉय लगता हुआ देखा? रात को 3 बजे, सुबह 4 बजे भी एक मोटरसाइकिल, एक ट्रक आसानी से चला जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता। दूसरा अनुभव, आंकड़ा नहीं, आंकड़ा तो अच्छा है ही। गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में सर्दियों में मेरे जैसे पुलिस वाले जाते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि भैया गश्त लगाओ। इतनी पुलिस तो है नहीं, तो जागते रहो जागते रहो। लोग बल्लम वल्लम लेकर के घूमते थे। आपको याद होगा गांव में सब ऐसा होता था, नगरों में भी होता था। अब कहीं होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि लोगों के मन में विश्वास है कि वो सो रहे हैं अपने घर में, निश्चिंत होकर सोएंगे। पुलिस की गिनती भी हमने बढ़ाई है, उनके संसाधन भी बढ़ाए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वही टूल है, वही औजार है
लेकिन उसको सही से प्रयोग किया गया है। अपराधियों के हौसले आज पूरी तरह पस्त हैं, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, और हम लोग अपने उत्तर प्रदेश केवल शरीफ लोगों का प्रदेश है, और वो शराफत, वो सज्जनता हमारे अंदर जो है हमको आगे लेकर के जा रही है। आज दुनिया की हर कंपनी आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही है। इस टर्नअराउंड में योगी जी ने जिस गति से काम किया है, मुझे लगता है किसी प्रदेश ने इस गति से काम नहीं किया। और जहां हम लोग एक बीमारू प्रदेश गिने जाते थे, आज कोई भी मानक निकालिए अर्थव्यवस्था का, स्वास्थ्य का, हम या तो नंबर 1 पे हैं या नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं जल्दी ही। ये हम सब के लिए बहुत संतुष्टि की बात है, और गति अपनी बढ़ाने के लिए गेयर को और ऊपर करने का मौका है। क्योंकि दलित चेहरा है आप, और हर पार्टी कह रही है, जैसे मायावती जी की बात करी जाए तो वो कहती हैं कि दलितों का जो भी है वो मैं हूं, राइट। इसी दौरान एक घटना मुझे याद आ गई कि कन्नौज में एक भीमराव मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। उस दौरान आप जैसे ही बने उसका नाम आपने बदला। मैं समझना चाहूंगा कि पहली सरकार ने क्यों बदला, और आप जब आए तो आपने क्यों बदला, क्या था उसमें? जी, ये बड़ा दुखद प्रसंग है, और अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का चरित्र बिल्कुल सामने लाने वाला है। अब्राहम लिंकन जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर किसी व्यक्ति के चरित्र को परखना है तो उसके हाथ में ताकत दे दो। इफ यू वांट टू टेस्ट अ पर्सन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। अखिलेश यादव जी को जब पावर मिली 2012 में, जब लगने लगा टीवी देख करके कि सपा की सरकार आएगी, तो समाजवादी पार्टी के गुंडे जहां जहां बाबा साहब का बोर्ड लगा था मेडिकल कॉलेज का, उसको तोड़ के उन्होंने गिरा दिया, उसको जूते से रौंदा, और ऐसा अपमान किया कि मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता, खराब लगता मुझको। इसके बाद हम सब आशा करते कि अखिलेश जी तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते, वो जिस भी पार्टी के होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक शासनादेश तुरंत भेजा कि यहां से बाबा साहब का नाम काटा जाएगा और अब इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज ही कहा जाएगा। इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। जब आपके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम आई, क्या आपने बाबा साहब का सम्मान किया? मान्यवर कांशीराम जी के नाम से सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज काट दिया आपने, भीमनगर बाबा साहब के नाम से एक जिला काट दिया, संत रविदास नगर काट दिया। भगवान बुद्ध से किसको शिकायत हो सकती है? उनकी मां महामाया जी से किसको शिकायत हो सकती है? उनके नाम पे भी अखिलेश जी ने अपनी कलम चलाई। इस बात का जवाब अखिलेश जी से मैं लगातार पूछता हूं, आज तक नहीं आया। जनता भी यही सवाल पूछती है। आज जब पिछले 3 चुनाव में लगातार आपको बेदखल कर दिया गया, अब आपको बाबा साहब की याद आ रही है, अब आप जय भीम का नारा लगाते हैं, अब आप बोलते हैं कि बाबा साहब के हम अनुयायी हैं। जब आपके हाथ में ताकत थी, कलम थी, तब आपने बाबा साहब के सम्मान में कुछ किया? अनुसूचित वर्ग की जितनी भी योजनाएं थी कल्याण की, चाहे वो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हो, चाहे जो भी स्वावलंबन की योजना हो, सब पे इन्होंने कलम चलाई अपनी। ये सब प्रमाणित है तो। और उसके विपरीत मोदी जी ने, योगी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं दी, ऐसा सम्मान किया जो जमीन आसमान का अंतर दिखाता है, और इस बात को सब लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं, तभी इनके झांसे में नहीं आ रहे। 2027 चुनाव आने वाला है, क्या तैयारियां हैं उसकी? विपक्ष को क्या मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं इस बार? काम के लेकर आएंगे या कुछ और? दोनों चीजें। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण नारा और हमारी सबसे महत्वपूर्ण नीति है, सबका साथ और सबका विकास। क्योंकि साथ है तभी विकास संभव है। ये नारा अगर उल्टा होता, सबका विकास सबका साथ, तो ये नारा जमता नहीं, ये बात भी नहीं जमती। तो हमने सबको साथ लेके चलने का काम किया है, और जो विकास किया है वो हमारे सामने है। अभी लगभग 2 साल चुनाव का बचा है। जैसे मैंने बोला, हम लोग गेयर और ऊपर कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हमारी हैं उत्तर प्रदेश की, वो अच्छी हो रही हैं, और जिस प्रकार हमने अपराध का सफाया किया, अब योगी जी और पूरा मंत्रिमंडल जुटा है भ्रष्टाचारियों को साफ करने के लिए। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी तहसील, थाना, ब्लॉक, किसी कार्यालय में जाए, किसी कर्मचारी की हिम्मत ना हो कि वो एक पैसा मांगे, बल्कि चंद घंटे के अंदर, चंद दिन के अंदर काम करके दे, उनका काम उनको थमाए। जैसे मैंने बताया, स्कॉलरशिप की व्यवस्था हम लोग सुधार रहे हैं, पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार जैसे अपराध, पीछे की बात हो गई, पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई आप देख रहे हैं, रोज हो भी रही है कार्रवाई, लेकिन अभी इसको और हम लोग तेज करेंगे। क्योंकि आप आईपीएस अफसर रहे हैं,
तो आपकी वार्निंग जरूर बनती है। जैसे अपराधियों को जब आप कहते हैं, हम लोग खबरें चलाते हैं कि आज हमारे यहाँ कमिश्नर कानपुर ने ज्वाइन किया और अपना पदभार ग्रहण किया, उसके बाद वार्निंग जारी होती है अपराधियों के लिए, तो विपक्ष के लिए क्या वार्निंग है आपकी? अरे विपक्ष को अपराधियों में ऐसे में नहीं लूंगा वो शायद लोकतंत्र के भाव के खिलाफ होगी। लेकिन मूल बात है, लोग चुनाव में वोट देते हैं उसको जिससे उनको आशा होती है, होप होती है। आशा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज उत्तर प्रदेश में लोगों को योगी जी से और योगी जी की व्यवस्थाओं से बहुत आशा है, संतुष्टि भी है 7 साल में, लेकिन अगली ऊंची उड़ान भरने के लिए योगी जी भी काम कर रहे हैं और नागरिक भी अपेक्षा करते हैं। नागरिक भी अभी संतुष्ट नहीं है, उन्हें लगता है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जो हमको और ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। जैसे मोदी जी देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के संतुष्ट नहीं है, अब वो तीसरे लेवल पे हम लोग को जल्दी ही पहुंचाने वाले हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश जो नीचे से सबसे 5 राज्यों में गिना जाता था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज हम लोग टॉप पे हैं। ज्यादातर में हम 1 पे हैं, अगर 1 पे नहीं है तो पहुंचने वाले हैं। चाहे हमारे हाईवे की बात करिए, चाहे एयरपोर्ट की संख्या की बात करिए, चाहे शिक्षण संस्थान की बात करिए, आज सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हैं जो नैक की टॉप ग्रेडिंग में हैं। जहां उत्तर प्रदेश के बच्चों को देखते थे कि बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, आज दुनिया के बच्चे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश के पास पेट्रोल हमारी जमीन से नहीं निकलता है ना, खनिज थोड़े से हमारे सोनभद्र आदि में निकलते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है हमारी जनशक्ति। इस जनशक्ति को हमें शिक्षित करना है, हाथ में हुनर देना है, और जैसे जैसे इस काम को हम देते जा रहे हैं, हमारा लेबर फोर्स जो है ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्योग आ रहे हैं। हमारे ऐसे युवा साथी देश में, दुनिया में जाके काम कर रहे हैं, वहां भी नाम कमा रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। तो हमारी जनशक्ति हमें, अगली पूरी एक पीढ़ी की बात करूं, 30 साल, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस पे मिल करके हम काम कर रहे हैं। काम की गति को और तेज लाना है और फिर हम देखेंगे कि हमारी उड़ान कितनी तेज होगी। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व, कहें महाकुंभ, इस समय जारी है। क्योंकि सवाल उससे बनता है और सभी से करूंगा, आने वाले जितने भी गेस्ट हैं उनसे सभी से करूंगा। एक सवाल है सभी के जहन में, अलग अलग विरोधी दल ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था में खामियां थी। मैं समझना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी 1-2 घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के पीछे कानून व्यवस्था दोषी थी या क्या? दोष नहीं देना है किसी को, सिर्फ ये मैं समझने की क्योंकि आप आईपीएस अफसर हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे मेरे को कि आखिर ये जो भी घटना हुई उसका मूलभूत कारण क्या रहा। देखिए, हर घटना से हमको सबक लेना चाहिए और हमने इससे सबक लिया। मूल विषय ये कि जहां पे इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो हम बैरियर भी लगाते हैं, पुलिस वाले भी खड़े करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमको और अच्छा करना है और हमने कर भी लिया कि जो दिशा सूचक बोर्ड, अंग्रेजी में इसको साइनेज बोलते हैं, उसको और वैज्ञानिक रूप से हमने पाया कि हमें करना है। क्योंकि जहां पे करोड़ों लोग आ रहे हैं, पुलिस वाले ड्यूटी पे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति से तो पुलिस वाला बात नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर बोर्ड अगर होता है संगम इधर, बाहर जाने का इधर रास्ता, तो लोग तेजी से कर लेते हैं। हमने किया, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि हम इसको और अच्छा कर सकते थे और हमने इसको और बेहतर किया। जैसे कि एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं तो कोई किसी से रास्ता थोड़ी पूछता है, वो बोर्ड देखता हुआ चला जाता है। तो उस सुधार को हम लोग करने में सफल हुए। लेकिन अगले कुंभ के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा जरा सी। मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई कुंभ क्षेत्र में, कुंभ नगरी में, वहां पे आपको जान के खुशी होगी कि चर्चा ये नहीं हो रही थी कि इस कुंभ से हम संतुष्ट हैं। हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि 6 साल बाद जो कुंभ आएगा उसमें इस बार से भी ज्यादा लोग आएंगे। हमको अभी से हाईवे इस प्रकार लाना होगा, हाईवे का लूप बनाना होगा। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों में समय लगता है, 3 साल 4 साल लगेगा। जमीन अक्वायर होगी, इस तरह से व्यवस्थाएं हम लोग बनाएंगे। तो कुंभ क्षेत्र को आदरणीय योगी जी ने काफी विकेंद्रीकृत किया। जो पहले केवल संगम नोस पे आता था, वो आज जमुना पार, गंगा जी के पार भी विस्तारित उसका हुआ है। उस पे हम लोग को आगे और काम करना होगा, जिससे कि भविष्य में, मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं कि अगला जो कुंभ आएगा इससे शायद 1.5 गुने 2 गुने लोग आ रहे होंगे। और उनके लिए हम अभी से तैयारी करेंगे, जिससे कि पूरी तरीके से व्यवस्थित उनका आवागमन हो।
जिस श्रद्धा के साथ आ रहे हैं वो आनंद लें, वो अनुभूति प्राप्त करें और उसी अनुभूति के साथ वापस जाएं। क्योंकि असीम अरुण जी आप बहुत मजबूत और इम्पोर्टेंट पद पर हैं, तो मेरा सवाल आपसे बनता है कि असीम अरुण की परिकल्पना में उत्तर प्रदेश कैसा होगा आने वाले 5-10 सालों में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसको मैं दूसरी तरह भी लेता हूं। मोदी जी ने देश के लिए एक संकल्प लिया कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है। यही सवाल है, असीम अरुण क्या सोचते हैं कि विकसित भारत का रूप क्या होगा? कोई सोच सकता है कि हमारी सबसे तगड़ी सेना भारत की होगी तो हम विकसित भारत होंगे। कोई सोच सकता है कि हम जीडीपी में नंबर 1 हो जाएंगे तो हम सबसे आगे होंगे। लेकिन मुझको लगता है अलग अलग रास्ते हो सकते, अलग अलग मंजिल हो सकती है, लेकिन रास्ते उसके 2 हैं। उस पे हमें बहुत अभी काम करना है। पहला काम, जैसे मैंने बोला, भ्रष्टाचार को आमूल चूल नष्ट करना है, उसको अपने डीएनए से बाहर निकालना है, जिसको मैं बोलता हूं सच्चा काम। और दूसरा, पक्का काम करना बहुत जरूरी है, परफेक्शन के साथ, मुकम्मल तरीके से काम करना। उदाहरण देता हूं, अभी हमने दिया जलाया, सबने दिया जलाया, आसानी से दिया जल गया। पिछले साल की बात है, जनवरी की, मैं एक कार्यक्रम में गया, एक गांव में कार्यक्रम था, उन्होंने देसी घी डाला हुआ था और रुई रख दी थी। रुई में बाती बनाने में कोई मेहनत उन्होंने नहीं की थी। जब जलाएं तो रुई जल जाए और दिया ना जले। तो जो कड़वा तेल जलाने वाला गांव है या कार्यक्रम है, वो विकसित भारत है या घी वाला विकसित भारत है? क्या बात है। जो ज्यादा संसाधन लगा रहा है वो विकसित भारत नहीं है, जो अपने संसाधनों का सही प्रयोग कर रहा है। आप कड़वा तेल से जलाइए या घी से जलाइए, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। आपने बाती कैसे बनाई, आपने उससे ज्वाला उत्पन्न की नहीं की, ये बात है। विशेष रूप से बोलूं तो एक सड़क बन रही है, अगर सबने सोचा कि मेरा मेरा कमीशन कितना इस पे है, तो क्या ये विकसित भारत बनेगा? ये नहीं बनेगा। तो पहले हमें भ्रष्टाचार को दूर करना है। अब जब पैसा पूरा लग रहा है तो सड़क भी मानक की सही बनना चाहिए, उसकी कुटाई होना, उसके ऊपर लेयर बिछना किस टेम्परेचर पे हो रही है, जिससे कि जब सड़क बनी, अब ये 5 साल स्टील की सड़क की तरह रहेगी। सच्चा काम और पक्का काम, ये 2 रास्ते हैं जो हमको विकसित भारत की ओर लेकर के जा रहे हैं। आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, इसको और तेज हम लोग को करना है। सर्विस के दौरान भी नवाचारों से आप जाने जाते रहे, अब आप मंत्री हैं, तो वो कौन कौन से नए नवाचार हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आने वाले हैं इन दिनों जो पाइपलाइन में है? क्योंकि कल बजट भी है, तो उससे भी मैं अंदाजा लगाऊंगा कि क्या होने वाला है। बजट कल नहीं, कल सत्र शुरुआत हो रही है। बजट, सॉरी, माफी चाहूंगा। राज्यपाल महोदया का भाषण होगा, वो पूरे सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालेंगे। मैंने पुलिस की नौकरी में बार बार कहा कि मुझे सुपर कॉप बनने की या कहलाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे सुपर सिस्टम बनाने की और उसका हिस्सा बनने की ख्वाहिश है। जैसे कि मैं 2008 में अलीगढ़ में एसएसपी था, तब तक हमारे डायल 100 की व्यवस्था कोई विशेष नहीं थी, खासकर अलीगढ़ में तो नहीं थी। तो उस समय कॉल सेंटर भी नए नए बनने शुरू हुए थे, तो हमने अपने 15 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया, एक 5 सीटर कॉल सेंटर बनाया, वायरलेस की व्यवस्था ठीक की, मोटरसाइकिल खूबसूरत की, उनकी ट्रेनिंग की, जीपीएस लगा दिया। तो जहां पे एसएसपी के रूप में मेरा फोन दिन भर बजता रहता था, और मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं कि कोई क्राइम हुई तो मुझको बाद में पता चलता था, मीडिया को पहले पता होता था, और ज्यादातर मीडिया बताता था कि वहां पे ये घटना हो गई, ये कुछ हुआ। लेकिन जब डायल 100 को हमने मजबूत कर लिया, तो सबसे पहले नागरिक पुलिस को फोन स्वाभाविक करेंगे, और कोई भी बताए उससे पहले हमारे कंट्रोल रूम को और हमको पता होता था। मेरे फोन जो घन बजते थे, उनके कॉल 20% बचे, क्योंकि डायल 100 पे 24 घंटे कॉल लिया जा रहा है। यानी एक सिस्टम बनाने की बात है। मैं एक सुपर एसएसपी के रूप में 3-4 फोन ये वो करूं, नहीं कर सकता, थक जाएगा आदमी, और सिस्टम ऐसा है भी नहीं। तो हम लोग को सिस्टम्स बनाने हैं, और विकसित भारत की परिकल्पना अलग अलग हो सकती है। मेरी परिकल्पना यह है कि सिस्टम्स जहां काम कर रहे हैं वो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो विकसित वर्ल्ड है। हमको सिस्टम बनाने पे काम करना है। मोदी जी इसी बात को बोलते हैं, वो दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि चीजों को ऑटो पायलट पे डालो। रोज क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। देखो क्राइसिस क्यों हो रही है, और एक सिस्टम को ऑटो पायलट पे डाला, काम खत्म। अब अगला लो, इसको ऑटो पायलट पे डालो, काम खत्म। ऐसे सिस्टम बनाने की जरूरत है, बने भी हैं। हमारा यूपीआई का सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम हम बनाने में सफल हुए। हमारी वंदे भारत ट्रेनें 180 किलोमीटर की गति से हमने उस पुराने ट्रैक पे ट्रेन चला के दिखा दी। ऐसे सिस्टम्स हमको बनाने हैं, बहुत सारे बनाने हैं,
जैसे जहां हमारी कमी है, हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, कोई टेस्ट होता है ठीक से क्या? किसी ने दिया आज तक टेस्ट ठीक से? नहीं। विकसित देश में ड्राइविंग लाइसेंस का जब टेस्ट होता है तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहली बार में पास होते हैं, क्योंकि वो टेस्ट बड़ी गंभीरता से होता है। जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो वो 90% ड्राइवर बड़ा अच्छा निकलता है। हमारे यहाँ हम पुलिस के भरोसे छोड़ देते हैं कि अब तुम चालान कर करके इसको ठीक करो। तो चालान करके तो 10% ठीक कर सकते हैं ना, 90% तो उसको प्रशिक्षण से करना है। मैं इसको स्वीकारता हूं, ये हमारी कमी है, और भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन पुनः एक एक करके सिस्टम को ठीक करना है, ऑटो पायलट पे जाना है, अगले सिस्टम पे काम करना है। क्योंकि जैसे आपके जवाब आ रहे हैं तो कट टू कट आ रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये हमारी खामी है और ये हम कर रहे हैं। आपके एडिटर ये बहुत बड़ी बात है। एडिटर को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे काम है और ये हमारी खामियां हैं और इसको हम ठीक कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ऐसे ही जहन में आया, क्योंकि आप आईपीएस अफसर से पॉलिटिक्स में आए तो जब मीटिंग्स हुई होंगी, क्योंकि नेताओं की बातें लच्छेदार होती हैं जो अभी तक आपने नहीं करी। अरे मैं तो सोच रहा, मैं बड़ी मीठी बातें कर रहा हूँ। लच्छेदार बातें नहीं करी। मैं कहूंगा ना कि जो सवाल है उसका एग्जैक्ट जवाब देना और अपनी गलती को स्वीकार करना और नए जो नवाचार है उनको बताना। तो कभी कोई ऐसी घटना हुई कि लच्छेदार नेताओं के बीच फंस गए हों और अपन बैठे हैं मीटिंग में, तो कोई ऐसा वाकया है क्या कि कुछ समझने में थोड़ा सा होता है ना, एकदम दूसरे पायदान पर आप कदम रखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं? नहीं, इसका ठीक विपरीत है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने सभापति महोदय को, श्री सतीश माना जी को। सर ने क्या किया है कि वो विधायकों के सभी पार्टियों के समूह से मिलते हैं। जैसे एक दिन उन्होंने सारे पीएचडी स्कॉलर्स को बुलाया। आप विश्वास करेंगे कितने पीएचडी स्कॉलर्स हमारी विधानसभा में? शायद करीब 40 के आसपास पीएचडी स्कॉलर्स हैं। एक दिन उन्होंने एलएलबी लॉ ग्रेजुएट्स को बुलाया। एक दिन मेरे जैसे उन्होंने जो लोग किसी सरकारी सेवा में रहे उनको बुलाया। तो जो राजनीतिज्ञ है, खासकर जो चयनित प्रतिनिधि है, वो प्रदेश के देश के सबसे कठिन परीक्षा को पास करके आया। जो मैंने यूपीएससी की परीक्षा की वो कठिन थी, लेकिन जो चुनाव वाली परीक्षा थी वो बहुत ज्यादा कठिन थी। और अभी 2 साल बाद फिर देना पड़ सकती है। तो यहाँ पे 5 ही साल के लिए पास होता है, वो परीक्षा आपको 30-35 साल के लिए। 2027 में क्या कितनी सीटें ला रहे हैं अपन? कोई आयाम ऐसे विचार करा होगा मन में कि हम 500 के पार होंगे, सॉरी 400 के पार नहीं होगा, 400 के पार होंगे, हम 200 के पार होंगे, कोई ऐसा एक नंबर है? 2027 में मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मैंने बोला, लोग वोट देते हैं आशा पे, होप पे, और योगी जी से, मोदी जी से लोगों को अभी बहुत सारी आशाएं और हैं। जो पीछे हमने काम किया उसके आधार पे मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के नागरिक, सम्मानित जनता, योगी जी को, मोदी जी को एक बार फिर से आशीर्वाद देगी, एक बार फिर से कार्यादेश, वर्क ऑर्डर देगी कि 5 साल आप और सेवा करिए। 10 साल में आपने चीजों को बहुत सुधारा, 5 साल क्योंकि अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आपको पुनः रिन्यूअल दिया जाता है कि और अच्छे से काम करिए। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, हम लोग को जनादेश मिलेगा। अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे, ये आप अपनी बात कह के यहाँ चले जाएंगे, फिर मैं लोगों जनता से जानूंगा कि आप अपने आप को एज ए मंत्री कैसा रेट करते हैं, कितना? 5 में से? 5 में से मैं अपने आप को 4 रेट करता हूं, और 4 से ऊपर कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि हमेशा और अच्छा करने का और बेहतर करने का अवसर रहेगा। अभी तक का जो मेरा काम है, मैं ये कहूंगा कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा काम पूरा हो गया नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा मेरा काम पूरा हो गया, तो फिर उस दिन मुझे पद छोड़ देना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। इसका मतलब मुझे वो समस्याएं दिखना बंद हो गई, मुझे लगा हाँ सब बड़ा अच्छा हो गया। ऐसा कभी दिन नहीं आएगा, हमको हमेशा बेहतर करने के लिए काम करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, मैंने कहा ना कि 2 चीजें मैंने बहुत समांतर रही पूछी। एक आईपीएस की आइडेंटिटी को मैंने क्रिएट किया, दूसरे एक पॉलिटिशियन की आइडेंटिटी को क्रिएट किया। दोनों में आपने बाखूबी निभाया और इस मंच की बढ़ाई, गरिमा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आपका।